कप होता है जो अनेक अन्य पदार्थ से जो बहुव्रीहि समास करेंगे हम, उसी में फिर शेषाद विभाषा से कब प्रत्यय करेंगे? बिल्कुल 100% ऐसा ही करते हैं। शेषाद विभाषा से कप उसी बहुव्रीहि से आता है जो कि अनेक मन्य पदार्थ से होता है समास। अगले वाले सूत्रों में समास होता है तो कप नहीं होता है, इसलिए बार बार प्रयोजन देते हैं। कब अभावार्थम च समासो विधीयते, कप का अभाव करने के लिए भी समास कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे दिंग नामान्यतराले सूत्र है ना, कप अभाव के लिए कई कई प्रयोजन दे रहे हैं। मत्वर्थे पूर्वो योग, अमत्वर्थार्थे अयम योग, अमत्वर्थ के लिए ये सूत्र बनाया। अन्य पदार्थे पूर्वो योग, प्रथमार्थो अयम योग, प्रथमार्थे भी समासो यथा स्यात् इति सूत्रमिदम आरभ्यते। अप्रथमार्थ में पूर्व सूत्र था, ये प्रथमार्थ में भी करेगा, ऐसे कह रहे हैं। पूर्व सूत्र जो है मत्वर्थ में था, ये अमत्वर्थ में भी होगा। प्रतिपद विधानार्थ भी है, प्रतिपद विधि बनाना चाहते हैं इस सूत्र में। इस सूत्र को बनाने से प्रतिपद विधि क्या हुई? विभाषा दिक् समासे बहुव्रीहि सूत्र में यही वाला दिक् समास लिया जाएगा और कोई नहीं लिया जाएगा, प्रतिपद विधान हो गया हैं। समझ गए? उससे क्या लाभ होगा? उससे ये लाभ होगा, जैसे कोई कहे या पूर्वा सा उत्तरा अस्य उन्मुग्धस्य उत्तर पूर्वाय देहि, यहाँ नहीं होगा। यहाँ पर विभाषादिक समासे बहुव्रीहि सूत्र से विकल्प नहीं होगा। या उत्तरा सा पूर्वा अस्य उन्मुग्धस्य, ये जो मैंने वाक्य लिखा, या उत्तरा सा पूर्वा अस्य, अन्य पदार्थ तो हो गया ना, अन्य पदार्थ में बहुव्रीहि हो रहा है, पर ये जो है दिंग नामान्य अंतराले से समास नहीं हो रहा, प्रतिपद विधि नहीं है यहाँ। तो यहाँ उत्तर पूर्वा की सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। सर्वनाम संज्ञा विभाषा दिक् समास से बहुव्रीहि सूत्र से विकल्प नहीं होगा, ना बहुव्रीहि से निषेध ही रहेगा। हाँ, एक एक पद का नाम लेकर विधि की जाए उसको प्रतिपद विधि कहते हैं। तो दिग दिशाओं का नाम लेकर जो समास कह दिया वही फिर दिक् शब्द, दिक् समास इस शब्द से दिग नामान्य अंतराले सूत्र से कहा हुआ समास ही गृहीत होगा। कहाँ पर? विभाषा दिक् समासे बहुव्रीहि सूत्र में जो दिक् समास पद है, वो दिक् समास दिग नामान्य अंतराले वाले दिग नाम का संकेतक होगा प्रतिपद विधि होने से। कोई भी दिक् समास नहीं लेंगे वहाँ। यदि प्रतिपद विधि ना ली जाए उस सूत्र में विभाषा दिक् समास से बहुव्रीहि हो, तो यहाँ पर भी विभाषा सर्वनाम संज्ञा होगी। और अब न बहुव्रीहि निषेध होता है। या उत्तरा सा पूर्वा, इसको तो पूर्व पद को पोंद हो जाता है, अभी पढ़ रहे हो ना। उत्तर पूर्व गोस्त्रोर उपसर्जन से इसको हर्ष हो जाएगा। अस्य को लिए कह रहे हैं ना ये। या पूर्वा सा उत्तरास्य उन्मुग्धस्य, जो पूर्व है वही उत्तर बनी हुई है, जो उत्तर दिशा है वही पूर्व बनी हुई है। इस उन्मुग्ध को, उन्मुग्ध का मतलब दिग् भ्रम होने पर, दिशा का भ्रम हो जाए, जो उत्तर दिशा है वही पूर्व दिशा बनी हुई है। तो उत्तर पूर्वाय गे है ना, तो यहाँ विकल्प से सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। न बहुव्रीहि से नित्य निषेध होगा, और गेर या से या और फिर दीर्घ हो गया सुपीछे उत्तर पूर्वाय देही। उत्तर पूर्वाय देही जो है ना, यहाँ पर नहीं होगा समास। और ये जो मैंने कहा था इंद्रियाश्च कोबरियाश्च दिशोर्यदंतरलम, यहाँ भी नहीं होगा। दिग नाम रूढ़ नाम नहीं है ये। तत्र तेने निमिति स्वरूपे, तत्र सप्तम्यंत रूप लिए गए हैं और तेन से तृतीयांत स्वरूप लिए गए हैं। स्वरूप दोनों के साथ जुड़ रहा है। तत्रति सप्तम्यंते द्वे स्वरूपे और तेनिति तृतीयांते द्वे स्वरूपे समस्येते बहुव्रीहि से समास होते और बहुव्रीहि समास होता है। इति करणश्च हि विवक्षार्थो लौकिकम अर्थम अनुसारयति।
जब तत्र तेनेदम, तत्र तेन इदम जो पढ़ा है ना, ये इदम तत्र सप्तम्यंत समान रूप वाले, और तेन माने तृतीयांत समान रूप वाले बहुब्री समास होता है। इति कर्णस्य विवक्षार्थो लौकिकम अर्थम अनुसारयति, लौकिक अर्थ का अनुसरण करा रहा है। क्यों कर रहे हैं इसका आरंभ? इसके अर्थ आरंभ में भी वही हेतु हैं, पूर्वयोगा मत्वर्थे अमत्वर्थे भी यथा स्यात्, हैं? जैसे हम कहते हैं दंडैश्च प्रहृत इदम युद्धम प्रवृत्तम, पूर्व योग जो है मत्वर्थ में था, यह अमत्वर्थ भी हो जाए। यहाँ मत्वर्थ कहाँ हो रहा है? ऐसे कह रहे हैं ना, केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदम युद्धम वृत्तम, केशों को पकड़ करके युद्ध हुआ तो केसा केशी बनेगा। दंडैश्च प्रहृत इदम युद्धम वृत्तम, दंडा दंडी मुसला मुसली, यहाँ दो काम हो रहे हैं। इच कर्म त्यारे से इच समासांत हो रहा है और वो अव्यय हो जाता है। सच अव्ययम, इसका कोई जवाब दे सकता है? ये अव्यय कैसे हो जाता है? इच कर्म व्यतिहारे से समासांत इच प्रत्यय, जैसे दंडा दंड बन गया, इससे बाद में इच प्रत्यय आ गया और दंडा दंड के आकार का इससे तीचे लोप हो गया। इच कर्म व्यतिहारे 5वें अध्याय के 4थे पाद में है, तो इच आने से इच के पर रहते दंडा दंड के का लोप हो गया और दंडा दंडी बन गया। और यहाँ पर जो है तिष्ठत गु प्रवृत्ति नीचे सूत्र से अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तिष्ठत गु प्रवृत्ति सूत्र में इच कर्म व्यतिहारे पढ़ा हुआ है। तिष्ठत गु प्रवृत्ति जो सूत्र है उसमें इच कर्म व्यतिहारे पढ़ा हुआ है, इसलिए जो है। और अन्य सांप भी दृश्यते से पूर्व पद को दीर्घ हो जाता है। जैसे दंडा दंडी है ना, तो अन्य सांप भी दृश्यते से दंडा बन गया, दंडा दंडी है। अन्यों को भी दीर्घ दिखाई देता है। हाँ, बहुब्री समास होगा और फिर बाद में इसका नाम अव्ययभाव होगा। अव्ययभाव होने से अव्यय संज्ञा अव्यदाप सुपा, विभक्ति नहीं सुनाई दे रही ना, देख रहे हो? केशा केसी के बाद कोई विभक्ति नहीं, मुसला मुसली, दंडा दंडी, कचा कची हैं। कच भी केशों का ही नाम होता है। मे कच भी, कच मे कच, हैं? केशा केशी, यहाँ पर गृह्यते अस्मिनिति ग्रहणम, केश आदि लिया जाएगा। यहाँ जो ग्रहण शब्द है ना, यहाँ पर एक शब्द लिखा है, मैं आपको बताता हूँ। इति करण लौकिक अर्थ का बोध कराएगा। ग्रहणम प्रहरणम कर्म व्यतिहारो युद्धम च समासार्था इति सर्वम इति करणा लभ्यते। कहते हैं ग्रहण होना चाहिए या प्रहरण होना चाहिए, कर्म व्यतिहार होना चाहिए, युद्ध होना चाहिए, ये सारे इति करण के द्वारा। तत्र तेनेदमिति स्वरूपे पर मैंने 3-4 पंक्ति नीचे लिखा है कि ग्रहण प्रहरण कर्म व्यतिहार युद्ध ये समास के अर्थ लिए जाएंगे। तो जो निर्दिष्ट ग्रहण या तत्र इति निर्दिष्टम, जो तत्र पढ़ा है वहाँ तो लिया जाएगा ग्रहण, और जो तेन लिया है सूत्र में वो प्रहरणवाचक होना चाहिए, और जो इदम लिया है वो युद्धवाचक होना चाहिए। जैसे अर्थ समझ सकते हो, जैसे सप्तमी निर्दिष्ट हो तो ग्रहण लिया जाएगा। केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदम युद्धम वृत्तम, केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदम युद्धम वृत्तम। हाँ जी। और तृतीया विभक्ति हो तो प्रहरण, दंडैश्च दंडैश्च प्रहृत इदम युद्धम वृत्तम। इदम शब्द से युद्ध लिया जाएगा और प्रहरण शब्द से तृतीयांत लिए जाएंगे। प्रहार करके प्रहरण और ग्रहण करके ग्रहण। हाँ? हाँ जी, हाँ, युद्ध अर्थ को देने वाला समास है ये, और कोई अर्थ नहीं देगा ये। युद्ध अर्थ को भी और
तृतीयांत शब्दों का तो होगा प्रहरण विशिष्ट। जो तृतीयांत होंगे वो प्रहरण वाची होने चाहिए, और जो सप्तम्यंत होंगे वो ग्रहणवाची। जैसे गृह्यते अस्मिन् ग्रहणम, क्या होगा? जिसमें ग्रहण किया जाता है। केशों में ग्रहण करेंगे ना हाथ को, तो ये केश आदि ग्रहणवाची हो गए। और प्रह्रियते अनेनिति प्रहरणम, ग्रहण शब्द में लुट प्रत्यय किस कारक में है? ग्रह धातु से लुट किया है, यू को अन हो गया, करण में नहीं है, सप्तमी अर्थ में है, अधिकरण में है। गृह्यते अस्मिन् इति ग्रहणम और प्रह्रियते अनेन इति प्रहरणम, ये है करण में, करणाधिकरण है, इससे लुट होता है ना। प्रहरति अस्मिन् थोड़ी होता है, प्रहरति अनेन, जिसके द्वारा प्रहार करते हैं। और कर्म व्यतिहार होता है परस्पर ग्रहणम परस्पर प्रहरणम। कर्म व्यतिहार अर्थ भी लेना है, परस्पर एक दूसरे को पकड़ें या एक दूसरे पर प्रहार करें, तब ये सूत्र का विषय बनता है। ठीक हो गया यहाँ तक? हैं? स्वरूप ग्रहणम किम हलैश्च मुशलैश्च प्रहृतिदम युद्धम वृत्तम, यहाँ विग्रह मात्र रहेगा, समास नहीं होगा। हल और मुशल से प्रहार करके युद्ध कर रहे। कुछ लोगों के हाथ में हल था, कुछ लोगों के हाथ में मुशल था, परस्पर युद्ध कर रहे थे। हैं? हाँ, बलराम का अस्त्र हल बताते हैं, हलधर। हल तो ऐसा काम कर दे यदि कोई उसको चला सके तो, हल उठा करके ऐसे मार दें, खींच लें, चीर ही देगा ना। वो जो कूटने वाला नहीं होता ऐसे, मुखल मुसल। तेन सहित तुल्य हो गए। सह मानी, ये जो सह शब्द है ना, तुल्य योग में वर्तमान होने पर तृतीयांतेन सह, तृतीयांतेन सह समस्यते, बहुव्रीश्च समासो भवति। तेन मानी तृतीयांत शब्द के साथ, तुल्य योग में वर्तमान जो सह है उसके साथ समास होता है। जैसे बहुव्री नाम होता है इसका, जैसे सहपुत्रेण आगता, सहपुत्रा। अब यहाँ पर तुल्य योग में सह है, तुल्य योग में सह है और तृतीयांत पुत्र है, तो सह का पूर्व प्रयोग होगा, सहपुत्रा। उपसर्जनस्य सूत्र से सह को स आदेश हो गया है जी। उपसर्जन, उपसर्जन सह को स आदेश हो जाता है। संयुक्ते प्रधाने से तृतीया हो रही है, सह पुत्रेण इति स पुत्रा स छात्रा स कर्म करा। तुल्य योग इति किम, तुल्य योग जब नहीं है, जैसे इत्थम भूत लक्षणे तृतीया हो रही है, सहैव 10 भी पुत्र भारम वहती गर्धभी। जो गर्धभी है ना, वो 10 पुत्रों की उपस्थिति में भी भार ढो रही है। विद्यमान ही रहे 10 भी पुत्री भारम वहती, तो यहाँ पर तुल्य योग नहीं है। भार ढोने का काम तो गर्धभी कर रही है, पुत्र कहीं पर बैठे हैं। जैसे इसका मूल उदाहरण था सपुत्रेण आगता, तुल्य योग है ना, पुत्र के साथ पिता आया है, पिता भी आया पुत्र भी आया, इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है। इत्थम भूल लक्षण तृतीया हो रही है, सहैव 10 भी पुत्रई भारम वहती, गर्ध भी भार ढो रही है। वो कैसी है? 10 पुत्रों के साथ वर्तमान। जैसे कमंडलुना छात्रम अद्राक्षित, कोई पूछे कि कमंडलू के साथ, कमंडलू हाथ में लिए हुए या कमंडलू साथ वाला छात्र देखा, कमंडलू वाला छात्र देखा, तो कमंडलुना तृतीया हो रही है, इत्थम बुद्ध लक्षणे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर कथम सकर्म का सलोम का सपक्ष का की बात पूछ रहे हैं, कर्म सहित लोम सहित पक्ष सहित। यहाँ तुल्य योग तो है नहीं, तो क्या योग है? विद्यमान अर्थ है, कर्म के साथ वर्तमान, लोम के साथ वर्तमान। प्रायिकम तुल्य योग यदि विशेषम अन्यत्रापि समासो दृश्यते, कि ये जो तुल्य योग विशेषण है ना, ये प्रायिक है, बाहुल्य अभिप्राय से है।
प्रायिक का मतलब होता है ज़्यादातर, प्रायिक मानी ज़्यादातर, बाहुल्य अभिप्राय से है अन्यत्रापि समासो दृश्यते, अन्यत्र भी समास देखा जाता है। ये यूँ कह रहे हैं कि भार वहन करने में तो वो उनका साथ नहीं दे रहे ना, मतलब 10 भी पुत्रई सह भारम वहती, जैसे मान लीजिए कब होगा, सपुत्रई भारम वहती, ऐसे हो जाए ना, मतलब भार वो भी धो रहे हैं पुत्र भी भार ढो रहे हों, तब तो सपुत्रई भारम वहती बन जाएगा, सपुत्रई बन जाएगा, सह अलग अलग नहीं रहेगा, समास हो जाएगा। सह से संज्ञा की बात नहीं है, उपसर्जन से वो तो सह को सह आदेश हो रहा है, पर समास की बात कर रहा हूँ, प्रकृत सूत्र से समास हो जाएगा। जब यूं कहें ना कि सपुत्रई भारम वहती गर्दभी, सपुत्रई का मतलब है पुत्रों के साथ भार ढो रही है, तो लियोग हो गया ना, क्रिया में ये समानता होगी कि गर्दभी भी ढो रही है, पुत्र भी ढो रहे हैं, और वो पुत्र तो जो है ऐसे ही चल रहे हैं खाली खाली, और भार गर्दभी ढो रही है, तब ये जो है तुल्ययोग नहीं होगा। या घर में बैठे हैं और वो अकेली ढो रही है, तब भी नहीं होगा, और साथ साथ वैसे ही खाली चल रहे हो। सपुत्रई गर्दभी गच्छति यदि कहें तो योग हो जाएगा, हैं, क्रिया में समान योग। विद्यमान ही रेव 10 विपुत्री भारम वहती, विद्यमान 10 पुत्रों के भार वहन कर रही है। कथम सकर्म का सलोम का कैसे बन गया, यहाँ तुल्य योग तो है नहीं, विद्यमानता मात्र है, मानी कर्म के सहित, लोम के सहित, पक्ष के सहित, पंख, सपक्ष का मानी पंखों के सहित, पक्ष मानी पंख, प्रायिकम तुल्य योगेति विशेषणम, कहते हैं तुल्य योग विशेषण प्रायिक है, अन्यत्रापि समासो दृश्यते, समास दूसरी जगह भी हो जाता है। प्रायिक मानी बहुल अभिप्राय से है, तो यहाँ भी हो गया, देखो तुल्य योग तो नहीं है, तुल्य योग जो विशेषण है ये प्रायिक है, व्याख्यान से ऐसा जान रहे हैं कि ये प्रायिक विशेषण है, बाहुल अभिप्राय से विशेषण है, ठीक है, ये ज्ञापक से निकलेगा, प्रायिक विशेषण है। जैसे विभाषा साकांक्ष है, यहाँ स का समास हो रहा है, छंदस्य नैकम में साकांक्षम में हो रहा है, सपूर्वाच्य में हो रहा है, सपूर्वाय प्रथमाया भूषा हो रहा है, विभाषा सपूर्वस्य हो रहा है, विद्यमान अर्थ में भी समास हो रहा है, विद्यमान अर्थ में भी समास हो रहा है, साकांक्ष मानी सा आकांक्षा के सहित, तुल्य योग तो नहीं है फिर भी समास हो गया, आकांक्षा के सहित, सलोम का मानी लोम सहित, ये रोवे नहीं होते हैं, इसके सहित, सपक्ष का कोई पक्षी होता है उसके रोम होते हैं और उसके पंख होते हैं, तो सपक्ष का सलोम का उस पक्षी को कह रहे हैं, और सकर्म का मतलब कर्म सहित, तो यहाँ पर भी विद्यमान अर्थ है सब जगह। सलोम का माने लोम, सकर्म का कर्मणा से वर्तते, सकर्म का तो विद्यमान ही तो हो गया, कर्मणा सह विद्यमाना अस्ति इति सकर्म का, विद्यमान कर्म का, विद्यमान कर्म वाला, विद्यमान लोम वाला, विद्यमान पक्ष वाला है, तो यहाँ पर विद्यमान अर्थ है ना कि तुल्य योग अर्थ, बताया ना, नहीं अत्र तुल्य योग गम्यते के अंतरी क्या अर्थ गम्यमान है, विद्यमानता। चार्थे द्वंद्व अनेकम इति वर्तते, अनेकम सुबंतम चार्थे वर्तमानम समस्यते, द्वंद्व संज्ञश्च समासो भवति, अनेक सुबंत का चय के अर्थ में समास होता है और द्वंद्व संज्ञक समास कहलाता है। समुच्चय अन्वाचय इतरेतर योग समाहार, ये सब चय के अर्थ होते हैं, 4 अर्थ होते हैं चय के, तत्र समुच्चय अन्वाचयो असामर्थ्यात् नास्ति समासा, समुच्चय और अन्वाचय में सामर्थ्य न होने से समास नहीं, और इतरेतर योग और समाहार में समास होगा। प्लक्षश्च न ग्रोधश्च प्लक्ष न ग्रोधो, धवश्च खदिरश्च पलाशश्च धव खदिर पलाशा, वाक्च त्वक्च वाक् त्वचम, यहाँ समासांत प्रत्यय हो रहा है वाक् त्वचम में। द्वंद्वाच्चु दशांतात् समाहारे सूत्र से द्वंद्ववाची से
चवर्गांत से समासांत अच हो रहा है। वाक्त्वचम और वाग दृशदम में दकारांत से अच हो रहा है। कौन सा सूत्र है? द्वंद्वाचु दसहांता, दसहांता दकारांत से भी हो जाता है ना भाई। वाग दृशदम में दकारांत मान करके टच हो गया है समासांत, टच। ठीक है। अब इसमें एक बार समझो कि समुच्चय अन्वाच्य में असामर्थ्य क्यों होता है। तो इसके लिए कहा है समुच्चय क्या होता है? परस्पर अनपेक्षत्वे सति, परस्पर जो अनपेक्षित हों, क्रिया में साकांक्ष ना हों और फिर क्रिया में जुड़ रहे हों अनपेक्ष रहते हुए, तो वो तो समुच्चय कहलाता है। हैं जी? किसी एक क्रिया के माध्यम से वो जुड़ रहे हों पर वो परस्पर अनपेक्ष हों। हैं? अनपेक्ष माने एक दूसरे की अपेक्षा ना हो। जैसे अहर अहर नय मानो गाम अश्वम पुरुषम पशुम वैवस्वतो न तृप्यति सुराया इव दुर्मदि। जैसे कोई सुरा से दुर्मदि तृप्त नहीं होता, ऐसे नित्य प्रति अहर अहर नय माना ले जाता हुआ किसको? गाम अश्वम पुरुषम पशुम। यमराज तृप्त नहीं होता है। तो गाम अश्वम पुरुषम पशुम जो चार शब्द हैं ये समुच्चय अर्थ में हैं। नय माना के साथ समुच्चित हो रहे हैं, नय माना के साथ संबद्ध हो रहे हैं। गाम, अश्व, पुरुष और पशु ये नय माना में जुड़ रहे हैं। ठीक है। गाम नय माना अलग अलग अन्वित हो रहे हैं, तो ये परस्पर ये मतलब सामर्थ्य नहीं है इनमें। असामर्थ्यात् समासा न भवति। सामर्थ्य तब होता है जब परस्पर संबद्ध अर्थ वाले हों। जब हम बोलते हैं रामस्य लक्ष्मणस्य, तो राम और लक्ष्मण परस्पर संबद्ध हैं। राम को लक्ष्मण की अपेक्षा, लक्ष्मण को राम की अपेक्षा, परस्पर संबद्ध हैं। राम लक्ष्मणो तिष्ठत, राम लक्ष्मणो गच्छत, एक साथ इन दोनों का संबंध बताया जा रहा है गमन क्रिया में। बारी बारी से बताएं तो फिर वो हो जाएंगे, परस्पर वो संबद्ध नहीं रहेंगे। रामा गच्छति, राम गच्छति, लक्ष्मण गच्छति। क्या पशु में तो गाय भी आ जाती है, पशु तो सामान्य शब्द है, गाम तो विशेष शब्द है। कोई भी पशु और गाय अलग बता दिया। गौ पुरुष पशु पशवः इत्थम्। तो यहाँ पर एक बात समझने की है कि समुच्चय में समास नहीं होगा और अन्वाच्य में भी समास नहीं होता। अन्वाच्य भी समास नहीं होता। अन्वाच्य, अन्वाच्य कैसे? भिक्षाम अट गाम च आने, भिक्षा लाओ और गाय को लाओ। जब हम ऐसा कहेंगे तो ये भिक्षाम अट, अट क्रिया में पहले भिक्षा का अन्वय किया कहीं, फिर कह दिया अप्रधान रूप से गाय को भी कह दिया। तो प्रधान रूप से दोनों को एक साथ कहें तब वो बनता है इतरेतर योग। और ये अन्वाच्य एक को प्रधान रूप से कह दिया, एक को गौण रूप से कह दिया, तो ये परस्पर संबद्ध नहीं है। कौन कौन? भिक्षा और गाम। भिक्षाम अट गाम च आने, तो दो पदों का समास कौन कौन का दिखा रहे हैं? गाम का और भिक्षाम का समास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सामर्थ्य नहीं, संबद्ध अर्थ वाले नहीं हैं। हैं? आगे पीछे इनका वो कर दिया है। समुच्चय में तो परस्पर जो इतरेतर योग, समुच्चय में अंतर है। परस्पर सापेक्ष जब जुड़ते हैं तो इतरेतर योग होता है, हैं? और परस्पर निरपेक्ष यदि जोड़ें तो समुच्चय होता है। हैं? परस्पर निरपेक्ष और परस्पर सापेक्ष। समुच्चय में तो परस्पर निरपेक्ष रहते हुए जुड़ते हैं किसी क्रिया में। जैसे एक जुड़ गया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा जुड़ गया, 5 मान लीजिए। गाम, अश्व, पुरुष, पशु है ना, तो नए माना क्रिया में अलग अलग जुड़ रहे हैं समुच्चय में। अब आपको विवक्षा वैसी है तब कौन रोकेगा? आप यदि ऐसी विवक्षा कर रहे हो कि मैं तो एक साथ जोड़ना कहूँगा तो समास हो ही जाएगा।
इतरेतर योग का मतलब है कि सारों को एक साथ कहने की इच्छा, तब तो हो ही जाएगा, उसमें कौन रोक सकता है। पर जब कहने वाला एक एक को बता रहा है तब इतरेतर योग नहीं कर सकते। इतरेतर योग इस शब्द ही बता रहा है। इतरेतर योग एक दूसरे के साथ एक दूसरे का योग संबंध, समुच्चय में परस्पर निरपेक्ष रहते हुए होगा। हाँ? देवदत्त यजदत्ताभ्याम इदम कार्यम कर्तव्यम है। एक के न होने पर भी वो कार्य नहीं होता, ये है मतलब इतरेतर योग। देवदत्त यजदत्त को ये काम करना है तो यहाँ एक यदि वहां से हट जाए ना, एकापायेपि तद देवदत्त यजदत्ताभ्याम इदम कर्तव्यम, परस्पर अपेक्षाणाम यहाँ पर लिखा है, देखो सब लिखे हैं जो मैंने बता दिए हैं। यदा परस्पर निरपेक्ष पदार्थ एकस्मिन्